हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर, एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने नए लेक्चर के साथ। और आप जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, हमारा अभी टॉपिक चल रहा है कौन सा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। और पी ब्लॉक के तत्व जो है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन परिवार। और नाइट्रोजन परिवार में हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्सों की चर्चा चल रही है। और उन एलिमेंट्सों में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी देख ली जिनको हम भौतिक गुण बोलते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टी की चर्चा की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। यानी जो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन फैमिली यानी नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं, उन तत्वों के रासायनिक गुणों की बात करनी है। रासायनिक गुणों का मतलब है कि ये किस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं और किस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, फिर उन कंपाउंडों का नेचर क्या होता है, प्रकृति में वो किस प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो इसमें आप कहेंगे सर हम किस प्रकार के कंपाउंड आज पढ़ेंगे, तो किस प्रकार के कंपाउंड पढ़ने में तो मैं आपको बताता हूं। इसमें जनरल जो कंपाउंड जो हमें स्टडी करनी है वो कौन कौन से कंपाउंड है उनके बारे में बताता हूं मैं आपको। तो इसमें मेन एक कंपाउंड जो है वो कौन सा, हाइड्राइड। सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो है हम पढ़ेंगे हाइड्राइड। उसके बाद जो है एक कंपाउंड ऑक्साइड, क्या ऑक्साइड होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर जो पढ़ेंगे हैलाइड। उसके बाद जो है कुछ और कंपाउंड है जैसे ऑक्सी एसिड बोलते हैं, फिर सल्फाइड बोलते हैं। लेकिन मेन जो मैंने स्टार्टिंग के तीन बताए कौन कौन से, हाइड्राइड, ऑक्साइड और हैलाइड, इन तीन कंपाउंडों की चर्चा हमें खूब जोर शोर से करनी है। खूब जोर शोर से का मतलब ये है कि इनके बारे में डिटेल स्टडी करना है। जितना हम मैक्सिमम इनके बारे में कवर कर सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम मेन जो आज पढ़ेंगे, आप आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम हाइड्राइड, यानी हाइड्राइडों की चर्चा करना। हाइड्राइडों के बारे में ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड जितना भी हो सकता है मैक्सिमम, इसके शेप के बारे में, इसका बेसिक नेचर, इसका एसिडिक कैरेक्टर, जितनी भी चीजें होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर यानी अपचायक गुण, ऑक्सीकारक गुण, जो कुछ भी होता है इनके बारे में एक्स बाई जेड, बॉन्ड एंगल, जितनी भी चीजें होती है मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। बस आप लोग वीडियो पे बने रहें, आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं सब कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में। पहला कौन सा, हाइड्राइड कंपाउंड के बारे में। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम स्टडी करें और उसको स्टडी करने से पहले यानी उसकी चर्चा करने से पहले मैं अगर एक बात करूं तो आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट है और उसमें जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन से जो नीचे वाले एलिमेंट है और जो ऊपर नाइट्रोजन है सबसे ऊपर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऊपर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से नीचे अलग अलग एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन जो है ना अपने परिवार से यानी अपने फैमिली से कुछ प्रॉपर्टी अलग शो करता है, कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करता है। क्यों करता है इसका रीजन मैंने आपको बताया था। नाइट्रोजन अपनी फैमिली से यानी अपने परिवार से इसलिए प्रॉपर्टी अलग शो करता है क्योंकि इसके कुछ रीजन है, इसके कुछ क्राइटेरिया है जिसकी वजह से इसको अलग प्रॉपर्टी शो करना पड़ती है। तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन स्मॉल साइज का। सबसे पहला इसका अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। उसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मकता इसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, आयनन विभव जिसको बोलते हैं हिंदी में, आयनन विभव बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद जो है इनके अंदर सबसे स्पेशल गुण, इनके अंदर पी पाई बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया, अगर आपने नहीं देखा, अगर नए हैं आप वीडियो पे तो लास्ट लेक्चर देखिए, इनके अंदर पी पाई बॉन्डिंग पाई जाती है। लेकिन नाइट्रोजन से जो नीचे एलिमेंट है उनके अंदर इस प्रकार की फैसिलिटी जो है वो नहीं पाई जाती है। जो फैसिलिटी नाइट्रोजन के अंदर है वो वाली फैसिलिटी जो है नाइट्रोजन परिवार में और अदर्स एलिमेंट्स में नहीं पाई जाती है। यही एक रीजन है कि नाइट्रोजन जो है वो अपने परिवार में होने के बाद भी, नाइट्रोजन परिवार में होने के बाद भी नाइट्रोजन अपने परिवार से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है और नाइट्रोजन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंस है। परिवार में है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम तो होंगी, लेकिन उनमें सेम होने के बाद भी बहुत सारा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। एबनॉर्मल बिहेवियर का मीनिंग आप जानते होंगे, एक होता है नॉर्मल है, एक एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल का मीनिंग क्या है, एबनॉर्मल का मतलब है कि नॉर्मल होना कुछ और चाहिए लेकिन होता कुछ और है। तो इसका रीजन मैंने बताया, क्या रीजन है, स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, आयनाइजेशन एनर्जी हाई, और फिर इसके अंदर पी पाई बॉन्डिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन और अदर्स एलिमेंट्स में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की कुछ जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, ठीक। तो उसी को हम आगे आज स्टार्ट करते हैं। उसमें मैं जो कंपाउंड पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कंपाउंड क्या क्या पढ़ना है हमें। तो पहला जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा हाइड्राइड्स की चर्चा करेंगे। हाइड्राइड का मीनिंग क्या है क्या नहीं है सब हम बात करेंगे। हाइड्राइड, ठीक है।
हाइड्राइड के बारे में। दूसरा जो है हमें क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स के बारे में। हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे, क्या होते हैं ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑक्साइड। और तीसरा थर्ड कंपाउंड जो पढ़ना है वो पढ़ना है हैलाइड। हैलाइड, हैलाइड क्या होता है क्या नहीं होता, सबके बारे में वन बाय बताऊंगा मैं। हैलाइड, ठीक है। ये तीन कंपाउंड जो है, इन तीन कंपाउंडों की रासायनिक गुण जो है हमें बहुत ज्यादा स्टडी करना, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसका जो यूज है ना वो कंपटीशन में भी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इसमें भी पूछा जाता है, और हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से सबसे फर्स्ट जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं, सबसे पहला जो स्टार्ट करूंगा वो कौन सा करूंगा, हाइड्राइड। आज हम हाइड्राइड के बारे में वन बाय वन जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी होंगी वन बाय वन सभी एक्सप्लेन करूंगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम इसके स्ट्रक्चर के बाद जो है इसका शेप कैसा होगा वो बात करेंगे, स्ट्रक्चर यानी शेप, या फिर इसकी ज्योमेट्री क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना पाया जाता है उनकी हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो इसका बेसिक नेचर यानी क्षारीय गुण की अगर बात करें, इसका क्षारीय गुण कैसा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है हाइड्राइडों के अंदर, इनकी तुलना करेंगे। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर यानी अपचायक गुण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका अपचायक गुण किस प्रकार से चेंज होता है, इनकी ट्रेंड क्या है, इनका ट्रेंडिंग क्या है, मतलब किस प्रकार से ट्रेंड है इनका चेंज होने का, किस प्रकार से ये चेंज होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और उसके बाद क्या बचा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय गुण यानी तापीय गुण यानी थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को चेंज करें तो इनकी स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, इन सब की मैं चर्चा करूंगा एक एक करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, हाइड्राइड। हाइड्राइड यानी केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमें स्टार्ट करना हाइड्राइडों की। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किसकी, हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स की चर्चा करना, आइए देखते हैं सबसे पहले कि हाइड्राइड कहते किसको है, हाइड्राइड का मीनिंग क्या है। तो हाइड्राइड की अगर मैं बात करूं तो हाइड्राइड का जो है ना जनरल फॉर्मूला होता है MH3, सही है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, MH3। तो आप कहेंगे कि सर ये M क्या है, तो इस M का मीनिंग है यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। अगर आप M की जगह पर ये वाले एलिमेंट्स रखेंगे और उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा, अगर मैं M की जगह N रखूं तो क्या बनेगा, NH3, PS3, ASH3, SbH3 और यहाँ क्या आएगा, BiH3। तो ये जो कंपाउंड है ये सब के सब क्या है, हाइड्राइड है। एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली का हो और साथ में कौन जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, यानी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्राइड बोल देते हैं। कुछ हाइड्राइड्स और भी होते हैं, मैं उनकी चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन अभी जो हमें बात करनी है जनरल इन हाइड्राइड्सों की बात करनी है, इनकी स्टडी करना है हमें डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्राइड कहते हैं किसको है, तो हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला होता है MH3। तो M यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, इन कंपाउंडों की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन कंपाउंडों की जब स्टडी कराऊंगा, इनकी प्रॉपर्टी बताने से पहले, इनके गुण बताने से पहले मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका संरचना क्या है, इनकी शेप क्या है, इनकी आकृति कैसी होती है, उनके बारे में बात करना है। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं और जो हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो इनकी अगर हम जनरल बात करें तो जनरल बात ये है कि ये सब के सब जो है ना, सब में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इनके अंदर, सभी के अंदर जितने भी हाइड्राइड हैं सब कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, जनरल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इन सब में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब सहसंयोजी बंध है, और सहसंयोजी बंध आप सब जानते हैं क्या होता है, जिनके बीच में दो ऑर्बिटलों के बीच में अगर ओवरलैपिंग होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ऐसा बॉन्ड जो ओवरलैपिंग से बनता है, यानी शेयरिंग से बनता है। जब जब दुनिया में कहीं पर ओवरलैपिंग होती है तो उसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ओवरलैपिंग से कोई बॉन्ड बनेगा ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने से जो बॉन्ड बनेगा, तो उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध। जैसे शेयरिंग वाला जो केस था, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th-10th में अगर पढ़ा हो, तो उसमें कहते हैं कि शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट या सहसंयोजी बंध। वो बात भी सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अगर बात करें तो जहां पर ओवरलैपिंग वर्ड आ जाता है, इसका मतलब है वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, सहसंयोजी बंध है। तो इनके अंदर अगर हम बात करें तो ये सभी हाइड्राइडों में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, नहीं सहसंयोजी बंध है, तो सहसंयोजी बंध है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके स्ट्रक्चर की, तो इन सबका जो स्ट्रक्चर है
पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, यानी इनका शेप जो है वो कैसा है, पिरामिडल है। पिरामिडल का मतलब है ये पिरामिड की तरह दिखाई देते हैं। आप कहेंगे सर पिरामिड कैसा होगा, जैसे आपको तो पता होना चाहिए वैसे, लेकिन आप कहेंगे पिरामिड का मतलब क्या है। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो इनमें 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रकार के लोन पेयर हैं, यानी जो सेंट्रल एटम है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जो सेंट्रल एटम है ये 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए हैं, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, जिसमें से 3 जो है वो कौन से हैं, बॉन्ड पेयर, और एक जो है वो क्या है, लोन पेयर। आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन एलिमेंट्सों में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये सभी के सभी 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो सब जब 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन इनके खर्च हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना सबके पास सेंट्रल एटम पे बच जाएगा, और जो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है उसी को हम बोल देते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, यानी हाइड्राइड्स के अंदर जो एलिमेंट है, यानी सेंट्रल एटम है, वो सेंट्रल एटम जो है वो 4 प्रकार के जो है 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए हैं, जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा है वो बॉन्ड पेयर है, और जो है एक जो है वो कैसा है, लोन पेयर है। यानी अगर मैं आपको चर्चा करूं, आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूं, तो आप यहां पे देखते हैं कि इसके अंदर जो NH3 है, NH3 में जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है sp3 संकरण है। उसके बाद इसकी इस साइड में जब आएंगे आप, नाइट्रोजन से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो sp3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन करने की जो टेंडेंसी है वो घट जाती है। आप कहेंगे सर हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होगा इनमें, अगर यहां पर sp3 है तो इन मॉलिक्यूलों में भी sp3 संकरण होना चाहिए। तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन से जो नीचे एलिमेंट पाए जाते हैं इनमें संकरण पाया नहीं जाता है, पाया नहीं जाता है। क्यों? इनके अंदर संकरण नहीं पाया जाता, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या बवाल आ गया, इनमें संकरण क्यों नहीं है? तो इनमें संकरण इसलिए नहीं है, इनको कहते हैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल। ड्रैगोज मॉलिक्यूल क्या होते हैं इनके बारे में बाद में बात करेंगे अभी। तो यहां संकरण है क्यों नहीं, इसका रीजन अगर आपको जानना हो तो इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो में। रीजन क्या है, यहां पर संकरण क्यों है और यहां संकरण क्यों नहीं है, इसकी मैं बात करता हूं, आपको समझाता हूं। देखिए प्रॉब्लम क्या है। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि नाइट्रोजन अमोनिया वाले केस में जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन पाया नहीं जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों पाया जाता है अमोनिया में, और क्यों इससे नीचे वाले कंपाउंड जो हाइड्राइड है उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन करने की जो टेंडेंसी है वो इनकी कम होती है, उसका मैं अगर आपको रीजन बताऊं तो रीजन बहुत खतरनाक सा है। खतरनाक, अब खतरनाक का मीनिंग क्या है? खतरनाक ये है कि अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ है, पहले आप अगर ये जान लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं है। अगर आपको यह पता चल जाए कि अमोनिया में संकरण जो हुआ है, संकरण कराया गया है, अमोनिया के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो क्यों हुआ है, अगर हमें इसका रीजन पता चल जाए कि अमोनिया के अंदर sp3 संकरण है तो ये क्यों है, तो हमें यह पता चल जाएगा कि इनके अंदर संकरण क्यों नहीं है। अगर एक आंसर को जानना ना, जैसे अगर आपको यह आंसर जानना तो पहले इसके बारे में तो पता कर लो यहां पर संकरण क्यों हुआ। अगर इनका संकरण अगर हमें पता चल जाएगा तो इसमें क्यों नहीं है तो यह भी पता चल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए प्रॉब्लम क्या है। जैसे यहां पर अगर अमोनिया की हम बात करें तो अमोनिया का जो शेप होता है, अमोनिया का शेप कुछ पिरामिडल है, और पिरामिडल का मतलब कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। और यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये लोन पेयर है, और ये पिरामिड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री जो ऐसी कैसी है, ज्योमेट्री है इसकी टेट्राहेड्रल, और शेप कैसा है, पिरामिडल। आप कहेंगे सर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप पिरामिडल का मीनिंग क्या है, तो मैं ये सब बात आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप कुछ देर तक रुके रहें, सब कुछ बताऊंगा कि ज्योमेट्री, शेप, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप तीनों चीजें अलग है। स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप तीनों चीजें अलग है, तीनों में अंतर है, तीनों का तीनों अलग होता है, ठीक है। संरचना, आकृति और संरचना, ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री का मतलब ज्यामिति, और आकृति यानी आकार, जो शेप है आकार, ये तीनों अलग अलग है। संरचना, उसके बाद ज्यामिति, और उसके बाद आकार, शेप, तीनों अंतर होता है, तीनों में अलग अलग है। क्या अलग है हम बात करेंगे अभी कुछ टाइम बाद। तो मैं ये कह रहा था कि अमोनिया के अंदर जो कहानी है वो ये वाली है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अमोनिया के अंदर संकरण हुआ क्यों, पहले हम ये जान लें कि अमोनिया के अंदर जो संकरण है वो संकरण हुआ क्यों है। अगर ये पता चल जाएगा तो हम जो है ये भी पता कर लेंगे कि इनके अंदर संकरण क्यों नहीं होता है। किनके अंदर, जो अमोनिया से नीचे यानी नाइट्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट है उनके अंदर संकरण क्यों नहीं है, हमें ये भी पता चल जाएगा। तो देखिए पहले मैं आपको समझाता हूं इधर किस तरीके से बात करनी है।
NH3 PS3 ASH3 SbH3 और BiH3। अगर आपको अमोनिया में अगर संकरण sp3 पाया जाता है और sp3 संकरण जिन कंपाउंडों में पाया जाता है, देखिए हमारे पास कार्बन है और कार्बन में जो संकरण है जो CH4 है, मेथेन आप लोग जानते होंगे, कार्बन के अंदर जो परफेक्ट जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो sp3 पाया जाता है कार्बन का, ये CH4 मॉलिक्यूल में। और इसमें जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, यानी इसका जो शेप होता है, शेप और ज्योमेट्री दोनों चीजें जो है इसकी सेम होती है, और वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, यानी इसकी आकृति होती है समचतुष्फलकीय। ये समचतुष्फलकीय है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है कार्बन वाले केस में, ठीक है, कार्बन वाले केस में। अब अगर नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन में जो है sp3 संकरण है, इसमें भी sp3 है और उसमें भी sp3 है, लेकिन अमोनिया वाले केस में sp3 संकरण होने के बाद भी उसकी ज्योमेट्री कैसी है, पिरामिडल। पिरामिडल का मतलब है कि जो कार्बन में ये नाइट्रोजन लगा है ना, इस नाइट्रोजन को आप हटा दो, कार्बन में जो ये यहाँ पे जो देखिए ये है CH4 और ये है अमोनिया, ठीक है, NH3। मैं इसमें जो यहाँ H लगा हुआ है, ये वाला यहाँ जो हाइड्रोजन लगा होगा, मैं उस हाइड्रोजन को अमोनिया में से हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, अमोनिया में से जब हटा दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर होगा लोन पेयर, यहाँ जो है क्या होगा, लोन पेयर। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसके शेप को हम बोलते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर, और ये कैसा है, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों चीजें सेम है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री और शेप जो है डिफरेंट है। आप कहेंगे ये क्यों, कैसे, आपको सब अलग अलग कैसे नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, मैं बताऊंगा अभी क्या अंतर है, शेप में और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि अमोनिया के अंदर संकरण हुआ क्यों, और इस अमोनिया के अंदर संकरण क्यों है, और sp3 संकरण है, लेकिन और जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन वाले केस में उनमें संकरण क्यों नहीं है, हम इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। देख आइए मैं आपको बताता हूं कि अमोनिया के अंदर sp3 संकरण क्यों पाया जाता है, sp3 संकरण क्यों है और इनके अंदर sp3 संकरण क्यों नहीं है, और इसके अंदर sp3 संकरण है तो इसकी ज्योमेट्रिकल पिरामिडल है क्यों, और इनके अंदर sp3 संकरण नहीं है तो इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, हम वो बात करेंगे। या फिर इसके अंदर sp3 संकरण है तो इसका बॉन्ड एंगल पाया जाता है 107, और इनके अंदर sp3 संकरण ना होने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है, हम ये पता करेंगे। तो पहले मैं आपको नाइट्रोजन वाले केस में यानी अमोनिया के अंदर क्या क्या है और क्या नहीं है और क्यों है, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो आपको इन सब का आंसर अपने आप मिल जाएगा। आप कहेंगे सर अपने आप कैसे मिल जाएगा, क्योंकि हम इसकी जब स्टडी कर लेंगे ना तो इन सब के बारे में हमें ज्यादा स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि अमोनिया के अंदर कहानी क्या है, आखिर अमोनिया के अंदर क्यों sp3 संकरण पाया जाता है, हम ये बात करते हैं। तो देखिए आप सब जानते हैं कि अमोनिया जो है, अमोनिया के अंदर सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें सेंट्रल एटम का, इसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और 1s2 2s2 और 2p3। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p3। यहां पर अगर हम चर्चा करें तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप अगर यहां देखें तो अमोनिया के अंदर बॉन्ड कितने बनना है, 3 बॉन्ड बनना है। तो अगर मैं कहूं हाइड्रोजन से कि भाई हाइड्रोजन तू आ यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर और इसके साथ बॉन्डिंग कर ले, इसके साथ बॉन्डिंग कर ले, इसके साथ बॉन्डिंग कर ले, बॉन्डिंग हो जाती, नॉर्मल यहां पे क्या बन जाता, NH3 का फॉर्मेशन हो जाता, बिना हाइब्रिडाइजेशन के NH3 का फॉर्मेशन हो जाता। आप सब जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटलों की मिक्सिंग को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहां पर बिना हाइब्रिडाइजेशन के भी बॉन्ड बन सकता था, बट हम लोग मिक्सिंग क्यों करा रहे हैं फिर, अगर बिना संकरण के यहां पर बॉन्डिंग हो सकती है, बॉन्ड बन सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, तो फिर यहां संकरण कराने की यानी मिक्सिंग कराने की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो मिक्सिंग कराने की रिक्वायरमेंट इसलिए है, वो मैं आपको बताता हूं क्यों है। देखिए मिक्सिंग यहां पर अगर नहीं कराएंगे तो प्रॉब्लम क्या है और मिक्सिंग कराने से फायदा क्या है, मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूं। कैसे, आप कहेंगे कैसे सर, तो कैसे का मतलब है ये कि आप आइए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि कैसे, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, अब पहले मार्कर ले लो, ठीक है, मार्कर 1 मिनट। देखिए अगर मिक्सिंग नहीं कराएंगे तो क्या प्रॉब्लम है और मिक्सिंग कराने के बाद फायदा क्या है, वो दोनों चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसे
नाइट अमोनिया वाले केस में हमें 3 बॉन्ड बनाना है, हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो रूल ये कहता है कि आप हाइड्रोजन आए और हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर ले, क्योंकि 2p ऑर्बिटल है ना, और 2p ऑर्बिटल में कौन कौन सा px py pz इन तीनों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और कैसा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? अनपेयर्ड। यानी हमें जैसा चाहिए वैसा ही सब कुछ बना बनाया मिला हुआ है। इसमें हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन तीनों जगह से बॉन्ड बना ले, बहुत आसानी से बॉन्ड बन जाता, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम समझते हैं। आप सब जानते हैं नाइट्रोजन का साइज क्या है? स्मॉल। नाइट्रोजन का साइज है स्मॉल, और नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, उस स्मॉल साइज की वजह से यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी आप खुद देखिए। जैसे नाइट्रोजन स्मॉल साइज का है और जब इसके 2p में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो आप जानते हैं p ऑर्बिटल कैसा होता है? डंबल के आकार का। p ऑर्बिटल कैसा है? डंबल। और डंबल है और उसमें कितने लोब पाए जाते हैं? 2 लोब पाए जाते हैं। तो 3 p ऑर्बिटल है, px py pz, px py pz तीनों में इलेक्ट्रॉन है। और ये मान लीजिए मेरा हाथ जो है ये क्या है? सेंट्रल एटम है, और यहां पर ये px py pz मैंने 3 ऑर्बिटल बना लिए हैं, ये px, ये py और ये pz, ये px, ये py और ये pz। इसका एक लोब इधर होगा, इसका एक लोब पीछे की तरफ होगा, इसका एक लोब नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यहां पर नाइट्रोजन, मेरा हाथ जो है वो नाइट्रोजन है, और जो है ये इसके ऑर्बिटल है, और इन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन ऑर्बिटलों में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो अब मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन आए, यहां से हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, यहां हाइड्रोजन आएगा, यहां भी ओवरलैपिंग होगी और यहां भी ओवरलैपिंग होगी। आप कहेंगे ओवरलैपिंग हो गई, तो ओवरलैपिंग से 3 बॉन्ड बन जाते और यहां पर NH3 नॉर्मल बन जाता। लेकिन जब नॉर्मल बन जाता तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर मिक्सिंग कर रहे हैं। यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आसानी से बॉन्ड बन सकता था तो बॉन्ड बनाने की जगह हम लोग ने मिक्सिंग क्यों करा दी? यहां पर मतलब बॉन्ड तो ऐसे भी बनना है, डायरेक्ट बॉन्डिंग भी हो रही है, बिना मिक्सिंग के भी हम बॉन्ड बना सकते हैं। तो बिना मिक्सिंग के जब बॉन्ड बनने की टेंडेंसी थी, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, तो फिर हमें मिक्सिंग कराने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? यानी जरूरत क्या है बॉन्ड मतलब मिक्सिंग कराने की? तो मिक्सिंग कराने की रिक्वायरमेंट क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। रिक्वायरमेंट का मीनिंग समझिए, क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। देखिए यहाँ ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल कितने डिग्री पे है? ये 90 डिग्री पे है। px py pz जो होते हैं ना, तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। तो इनके बीच में जो एंगल है कितना है? 90 डिग्री। इनके बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ अच्छा खासा, हाइड्रोजन का साइज और नाइट्रोजन के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। जब 3 हाइड्रोजन छोटे से नाइट्रोजन पे, जब 3 हाइड्रोजन छोटे से नाइट्रोजन पर यहां आकर जुड़ जाएंगे तो इनके बीच में जो है ना रिपल्सन होगा, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है, ये वाले ऑर्बिटल कहां पर है? ये 90 डिग्री एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पर है। और जब इनसे हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो उस केस में हाइड्रोजन के बीच में यहां पर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्सन, ये जो यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, क्योंकि इनका साइज क्या है? नाइट्रोजन का साइज क्या है? स्मॉल। और नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है तो उसके ऑर्बिटल का भी साइज स्मॉल होगा। और जब यहां पे हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन पास आ जाएंगे, और जब पास आ जाएंगे तो उस केस में क्या होगा? इन हाइड्रोजनों के बीच में और इन हाइड्रोजनों के बीच में क्या होगा? मतलब रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, यानी प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण होगा तो हाइड्रोजन कहेगा कि भाई हम नहीं जा रहे हैं, यहां पर हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, हमें प्रॉब्लम हो रही है, धक्का मुक्की है, और धक्का मुक्की में हमें नहीं रहना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो बेचारा पहले से ही गरीब है, 1 इलेक्ट्रॉन की उसकी रिक्वायरमेंट थी, और 1 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में यहां आया भी, और उसके बाद भी यहां धक्का मुक्की होना स्टार्ट। ये वाले बॉन्ड जो है ये एक दूसरे को धक्का दे रहा है, और जब धक्का देंगे ये वाले जो एटम है ये एक दूसरे को धक्का देने लगे, और जब धक्का देंगे तो कौन रहेगा वहां पर? जब रिपल्सन स्टार्ट होगा, ये रिपल्सन की वजह से यहाँ पे ये रुकेगा नहीं ना। ये एलिमेंट जो है कहेंगे, हाइड्रोजन कहेगा हम जा रहे हैं, जब हाइड्रोजन कहेगा कि नाइट्रोजन हम जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ, तो नाइट्रोजन को टेंशन हो जाती है, और नाइट्रोजन कहता है कि हाइड्रोजन थोड़ी देर रुको, हम तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट कैसे हो सकता है आप खुद सोचो। प्रॉब्लम क्या है यहां पर? प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन में क्या स्टार्ट हो गया? यहां जो 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, अगर आप डायरेक्ट p ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करते हो तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन स्टार्ट होगा। और इस रिपल्सन से बचने का तरीका क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिपल्सन से अगर मुझे बचना हो तो इसका तरीका क्या होगा? आप कैसे बच सकते हैं इस रिपल्सन से? तो आप खुद बताइए, अंदाजा लगाइए कि यह रिपल्सन कैसे दूर किया जा सकता है। तो दूर करने का अगर आप किसी बेकार से बेकार केमिस्ट्री के स्टूडेंट से ही पूछेंगे ना कि यहां इन दोनों को रिपल्सन जो है, इस रिपल्सन को हम कम कैसे कर सकते हैं,
कम कैसे कर सकते हैं? तो कम करने का कहेंगे सर जी इनको दूर दूर कर दो, इनको क्या कर दो, दूर दूर कर दो, दूर दूर। अगर दूर दूर ये हो जाएंगे तो इनके बीच में जो रिपल्सन था, अब रिपल्सन नहीं लगेगा। देखो दूर दूर होने से रिपल्सन नहीं लगेगा ना, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दिख रहा है आपको, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन दूर हो जाएंगे। तो बोले हम दूर कैसे करें? मैंने तो अभी हाथ से करके दिखाया आपको कि दूर ऐसे कर दो, लेकिन रियल में जब केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में ये दूर कैसे होगा, इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो दूर करने के लिए ये करना होगा, जो ऑर्बिटल 90 डिग्री पे है उनको 90 डिग्री से उनका एंगल बढ़ाना पड़ेगा, ये एंगल। और ये एंगल कैसे बढ़ता है आइए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? उसी को हम देखते हैं कि कैसे ये बढ़ेगा। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने कहा कि नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल जो है वो कैसे है, 90 डिग्री पे है। ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, तो इनके जो ऑर्बिटल है यहाँ पर ये 90 डिग्री पे ऑर्बिटल रहते हैं, 90 डिग्री पे। और जब यहाँ हाइड्रोजन होगा और ये हाइड्रोजन जब होगा, छोटे साइज के होंगे, तो इनके बीच में जो है क्या स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जब लगेगा तो इनके बीच में रिपल्सन होता है। और इस रिपल्सन से बचने का एक ही तरीका है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को क्या कर दिया, यानी एंगल को क्या कर दें, दूर कर दें। यानी जो एंगल ये पहले कितने पे है, ये कितने पे है, 90 पे। और इस 90 को अगर हम बढ़ा दें, ये 90 को अगर हम बढ़ा दें, तो 90 को जब बढ़ा देंगे तो बढ़ाने के केस में ये एंगल जब दूर ज्यादा हो जाएगा तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इनका रिपल्सन कम हो जाएगा, और रिपल्सन कम हो जाएगा तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा, और जब जुड़ा रहेगा तो खुशहाल परिवार रहेगा इनका। उस केस में ना अमोनिया को, ना नाइट्रोजन को प्रॉब्लम और ना हाइड्रोजन को प्रॉब्लम। तो कहेंगे इसको सर बढ़ाएं कैसे, ये एंगल बढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे अगर आपको पता करना है तो उसके लिए जो है आपको सीखना पड़ेगा मिक्सिंग कैसे होती है। मिक्सिंग कैसे होती है, अगर आपको मिक्सिंग समझ में आ गई, यानी हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया, तो आप सब कुछ जान लेंगे कि ये कैसे एंगल बढ़ता है। क्योंकि देखिए हाइब्रिडाइजेशन का सिर्फ मीनिंग ये नहीं है कि रट लिया sp3 संकरण तो टेट्राहेड्रल sp2 तो ये फलाना ढिमका, ये सब फालतू चीजें हैं। रट्टा मार के आप अगर कॉन्सेप्ट को सीख भी लोगे ना, तो आज एक मॉलिक्यूल पे लगा लोगे और कल जाके जो है जब दूसरा मॉलिक्यूल आपके सामने आएगा तो उस केस में सिर पकड़ के बैठ जाओगे, ये क्या हुआ, फिर उस केस में गाना गाओगे आप तो, ठीक है? तो हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे इस एंगल को हम दूर कर सकते हैं, कैसे एंगल को बढ़ाया जाता है, ये मिक्सिंग से सीखते हैं कि मिक्सिंग से कैसे ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल जो है बढ़ेगा, ठीक है? तो मैं आपको मिक्सिंग कराना सिखाता हूं कि मिक्सिंग का मीनिंग क्या है, ठीक? क्योंकि मिक्सिंग के बिना आप समझ नहीं सकते कि ये एंगल कैसे बढ़ सकता है। तो मिक्सिंग का मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टर का एक्सचेंज। और कैरेक्टर का एक्सचेंज का मीनिंग क्या है कि इसके कैरेक्टर इसमें ट्रांसफर होंगे और इसके कैरेक्टर इसमें ट्रांसफर होंगे। तो आप जानते हैं कि एस कैसा है, स्फेरिकल, और पी कैसा है, डम्बल। यानी एक दूसरे को जब इनको आपस में मिक्स किया जाएगा तो ये जो स्फेरिकल वाली प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर आ जाएगी और डम्बल वाली प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर आ जाएगी। यानी इसके बाद जो ऑर्बिटल हमें मिलेगा, यानी इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो इसके बाद जो ऑर्बिटल मिलेगा, तो देखिए अगर मैं इसमें प्लस लूं और ये प्लस और ये माइनस, तो जो सेम फेज में होते हैं वही आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये प्लस वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो प्लस प्लस के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी तो ये प्लस, यानी ये मोटा सा है, एस कैसा है, मोटा सा, और पी कैसा है, पतला सा। तो मोटे वाले का कैरेक्टर जो है, मोटे वाला कैरेक्टर इसमें जाएगा और इसका जो पतला वाला कैरेक्टर है वो इसमें जाएगा। यानी ये जब इसके कैरेक्टर इसमें एक्सचेंज होंगे तो ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है वो फूल के और कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ये जो sp जो होगा वो p फूल के कैसा हो जाएगा, ऐसा, और नीचे जो है वो छोटा वाला छोटा ही रहेगा, ये माइनस कुछ इस तरीके का। ये ऊपर वाला जो होगा ये फूल के कैसा हो जाएगा, मोटा सा, ये कैसा हो जाएगा, मोटा, यानी प्लस हो गया, और ये कैसा है, नीचे माइनस। यानी नाइट्रोजन के अंदर जो 3 2p ऑर्बिटल है, ये जो 2p ऑर्बिटल है, अगर इनकी आपस में मिक्सिंग कर दी जाए, इनकी आपस में मिक्सिंग कर दी जाए, तो जो p ऑर्बिटल डम्बल के आकार का है वो मिक्सिंग के बाद, यानी 1s और 3p, इन तीनों को जब मिक्स करेंगे तो 4 हमें मिलेंगे, क्या, 1s और 3p, यानी 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, कैसे, sp3, जो ऑर्बिटल मिलेंगे sp3। और ये जो sp3 होगा, sp3, उन सबका शेप कैसा होगा, ये सबके सब sp3 है, यानी 1s और 3p को मिक्स करेंगे तो 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं। जितने ऑर्बिटलों को मिक्स किया जाता है उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं और समान आकार के बनते हैं, सेम एनर्जी के बनते हैं, उनका सब कुछ सेम होता है। तो ये 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। और ये देखो s को हमने p में मिक्स किया तो p जो था वो कैसा हो गया, फूल के मोटा हो गया। अब खुद सोचो आप, जो नाइट्रोजन वाले केस में ये 90 डिग्री पे था,
90 डिग्री एंगल पे जो ये बॉन्ड ऑर्बिटल्स थे, जो p ऑर्बिटल यहाँ पे 90 डिग्री पे था और ये 90 डिग्री पे था, मैंने इनमें क्या किया, जो s ऑर्बिटल था ना उस s को p में मिक्स किया। हमने यहाँ पर जो s ऑर्बिटल होगा यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस s को p में मिक्स किया, और जब s को p में मिक्स करेंगे तो ये फूलेगा, ये फूलेगा, ये फूलता रहेगा, फिर ये ऐसे, ये भी फूलेगा ऐसे और ये फूलेगा। जब ये फूल के मोटे मोटे हो जाएंगे, ये भी मोटा सा हो जाएगा, ये भी मोटा सा हो जाएगा, तो ये ऑर्बिटल्स जो है अपने आप में दूर दूर चले जाएंगे। ये यहां से ये दूर चला जाएगा और ये दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने s को p में मिक्स किया है। s p में मिक्स हो या p s में मिक्स हो तो इनका कैरेक्टर जो एक्सचेंज होगा। तो उस केस में क्या होगा, s के कैरेक्टर जब p में आएंगे, जब s के कैरेक्टर p में आएंगे तो p जो होगा वो फूल के क्या हो जाएगा, मोटा सा हो जाएगा। और जब मोटा हो जाएगा तो ये जो मोटा होगा तो ये कुछ दूर, ये भी मोटा, ये भी मोटा, तो इनके बीच में गैप आ जाएगा, ये वाला गैप। और ये जब गैप आ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी sp3। और sp3 जब बनेगी आकृति तो यहां पर कुछ इस तरीके का, अब हाइड्रोजन यहां जुड़े, अब यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन जो पहले 90 डिग्री एंगल पे थे, जो पहले 90 डिग्री एंगल पे थे, उनके बीच में रिपल्सन था, वो 90 डिग्री पे ना रह के आप कितने पे रहेंगे, ये एंगल बढ़ के कितना हो जाएगा, 90 से 107। मिक्सिंग की वजह से ये जो एंगल पहले 90 डिग्री का था वो 90 डिग्री से कितना पहुंच गया, 107, यानी 10 और 7 17, यानी 17 डिग्री एंगल बढ़ जाता है मिक्सिंग से। और एंगल बढ़ने से फायदा क्या हुआ, एंगल बढ़ने से फायदा ये हुआ कि जो यहां पर रिपल्सन लग रहा था हाइड्रोजन के एटम में, वो रिपल्सन क्या हो गया, अब खत्म हो गया। और उसी रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल ने मिक्सिंग कराई। यानी नाइट्रोजन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि उसकी स्मॉल साइज की वजह से यहां पर हाइड्रोजन एलिमेंट 90 डिग्री पर रहना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पी ऑर्बिटल जो है वो 90 डिग्री पे पाए जाते हैं, और जब डायरेक्ट अगर p ऑर्बिटल से अगर मैं बॉन्डिंग करा दूंगा तो उस केस में क्या होगा, 90 डिग्री एंगल पे हाइड्रोजन रहेगा नहीं, और जब रहेगा नहीं तो मॉलिक्यूल क्या होगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन जब हम मिक्सिंग कराते हैं तो मिक्सिंग कराने के बाद ये जो एंगल है वो कितना हो जाता है, 107। तो इसी को हम कहते हैं कि अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 160 डिग्री, 107.5 डिग्री लगभग। और परफेक्ट टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री, यानी 109 डिग्री 28 मिनट जो एंगल है वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल में होता है। तो अमोनिया के अंदर परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंगल नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, मैं ये भी बताऊंगा। sp3 संकरण है, अमोनिया के अंदर sp3 संकरण है, उसके बाद भी इसके अंदर बॉन्ड एंगल 109 नहीं है। क्यों नहीं है, उसके रीजन अलग है। उसका रीजन जो है वो अभी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। तो इसमें जो है, जो एंगल है वो कितना है, 160 डिग्री, 107.5 डिग्री। तो ये कहानी थी अमोनिया की। अब मैं आपको समझाता हूं कि अमोनिया से जो नीचे एलिमेंट है उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं है। इनको हम बोलते हैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल। जो अमोनिया से नीचे यानी नाइट्रोजन से नीचे वाले जो हाइड्राइड हैं, इनके अंदर बॉन्ड एंगल नहीं पाया जाता है। तो इनके अंदर इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाता है। तो इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं पाया जाता है, इसका अगर रीजन हम जाने तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, नाइट्रोजन वाले केस में प्रॉब्लम क्या थी, नाइट्रोजन वाले केस में प्रॉब्लम यह है कि नाइट्रोजन का साइज है स्मॉल। नाइट्रोजन का साइज कैसा है, स्मॉल है। और स्मॉल साइज होने की वजह से अगर नाइट्रोजन वाले केस में देखें तो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, और स्मॉल साइज होने की वजह से 3 p ऑर्बिटल जो होंगे वो 90 डिग्री पे होंगे। मान लीजिए कितने पे, 90 डिग्री पे। और स्मॉल साइज और 90 डिग्री पे जब एंगल होगा, 90 डिग्री पे जब p ऑर्बिटल होंगे तो यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजनों को 90 डिग्री एंगल पे रखना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें मिक्सिंग कराना पड़ी। ठीक है, मिक्सिंग करने के पीछे रीजन जो था वो स्मॉल साइज है नाइट्रोजन का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाइट्रोजन जो है ना अपने परिवार के साथ सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करता। बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है इसकी एबनॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल से अलग। ठीक है, तो यहां पर स्मॉल साइज होने की वजह से नाइट्रोजन के अंदर मिक्सिंग कराना पड़ी हमें, ताकि उस बॉन्ड एंगल को हम बढ़ा पाए और ये कितना कर पाए, 107। और यहां क्या पाया जाएगा, लोन पेयर। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन से नीचे जब आते हैं तो नाइट्रोजन से नीचे आने पे इनका साइज क्या हो जाता है, बड़ा। नाइट्रोजन का साइज क्या है, छोटा, और नीचे जैसे आओगे आप साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। अब खुद सोचो, छोटे एटम पे 90 डिग्री एंगल पे रखना क्या था, 90 डिग्री एंगल पे छोटे एटम वाले केस में यानी नाइट्रोजन वाले केस में 90 डिग्री एंगल पे हाइड्रोजन रह नहीं पा रहा, क्योंकि उनके बीच में क्या है, रिपल्सन। लेकिन जैसे ही साइज बड़ा होगा तो साइज बड़ा होने से p ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ेगा। जो p ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ेगा, इधर आपकी तरफ, मेरी तरफ, इधर
तो मैं आपको बना के दिखाता हूं इस पे बोर्ड पे, ठीक है। देखिए फास्फोरस वाले केस में क्या होगा, फास्फोरस का साइज या फिर फास्फोरस से जो नीचे एलिमेंट है इनका साइज क्या है, लार्ज है। इनका साइज क्या है, मान लीजिए फास्फोरस का साइज ये है, ठीक है। अब उस वाले केस में जो यहां पर जो p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है इनका साइज कुछ ऐसा होगा, एक और नहीं बना पाऊंगा, डी जेड जो होगा या फिर बाई आपकी तरफ, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है वो यहां जुड़ेगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन वाले केस में क्या था, नाइट्रोजन का साइज है स्मॉल, तो स्मॉल साइज होने की वजह से यहां जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कैसा है, यहां पर पास पास है। हाइड्रोजन का साइज, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का साइज जो है लगभग सेम है, तो यहां इनके बीच में रिपल्सन बहुत बहुत ज्यादा है। इनके बीच में जो रिपल्सन है ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हमें मिक्सिंग कराना पड़े। लेकिन यहां पर अगर हम साइज देखें तो फास्फोरस का साइज है लार्ज, और लार्ज क्या, टू लार्ज, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। और साइज बड़ा होने की वजह से इनके ऑर्बिटलों का भी साइज बड़ा होगा, और जब ऑर्बिटलों का साइज बड़ा होगा तो इनके बीच में जो p ऑर्बिटल होंगे वो होंगे तो 90 डिग्री एंगल पे ही। ये जो ऑर्बिटल होंगे 2p ऑर्बिटल, क्योंकि इस बार भी p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करनी, ये होंगे 90 डिग्री एंगल पे ही। लेकिन इस बार जो p ऑर्बिटल का साइज है कुछ यहां होगा, एक p ऑर्बिटल यहां, मतलब इतना बड़ा सा होगा, ये वाला भी थोड़ा बड़ा और ये वाला भी बड़ा। जब ये इतने बड़े बड़े साइज में होंगे तो उस केस में होगा क्या, जो यहां हाइड्रोजन जुड़ा है और जो यहां हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इन हाइड्रोजनों के बीच की जो दूरी है, ये वाले जो हाइड्रोजन है इन हाइड्रोजनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में जो रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, वो क्या होगा, कम। और जब प्रतिकर्षण कम होगा तो आपको पता है नाइट्रोजन वाले केस में जो मिक्सिंग कराई गई थी वो मिक्सिंग कराने के पीछे का रीजन क्या था, मिक्सिंग कराने के पीछे का रीजन था रिपल्सन, यानी प्रतिकर्षण। और यहां पर रिपल्सन जब बहुत कम है तो यहां पर मिक्सिंग कराने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मिक्सिंग कराना कोई आसान काम नहीं है। मिक्सिंग कराने में एनर्जी लगती है, और एनर्जी बिना मतलब में खर्च करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहां पर रिपल्सन है नहीं, जब रिपल्सन नहीं है तो यहां पर मिक्सिंग का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहां पर हम मिक्सिंग नहीं कराते हैं। मिक्सिंग, अच्छा आपको अगर और डिटेल में पता करना हो कि मिक्सिंग किस प्रकार से होती नहीं होती, तो कुछ और वीडियो जब अभी मैं अपलोड करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि मिक्सिंग कैसे कराते हैं, ठीक है। मिक्सिंग के बारे में हम खूब लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में हम मिक्सिंग के बारे में डिटेल स्टडी नहीं कर सकते, काफी लेंथी टॉपिक है मिक्सिंग, ठीक है। तो यहां पर अगर रिपल्सन की बात करें तो यहां रिपल्सन बहुत कम है, तो जिसकी वजह से हमें मिक्सिंग कराना पड़ रहा था, जब वो वजह ही खत्म हो गई तो आप मिक्सिंग क्यों कराओगे। और जब मिक्सिंग कराओगे नहीं तो उन मॉलिक्यूलों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाएगा, और जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाएगा तो इन कंपाउंडों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन करने की टेंडेंसी है हाइड्राइडों में वो क्या होती है, कम होती है। तो कम होती है जब मिक्सिंग नहीं, तो मिक्सिंग नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा, अमोनिया वाले केस में जो बॉन्ड एंगल था, बॉन्ड एंगल का मतलब क्या, बॉन्डों के बीच में बनने वाला जो कोण होता है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर ये अमोनिया है तो अमोनिया का शेप पिरामिडल होता है, तो ये जो है ना एंगल, इस एंगल को हम बोल रहे हैं बॉन्ड एंगल। अमोनिया में कितना होता है, 160 डिग्री, 107.5 डिग्री। तो ऊपर से नीचे आने पे जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, लगभग घटता है। इनका जो बॉन्ड एंगल है ऊपर से नीचे आने पे घटता है, ठीक है, क्योंकि इनका साइज लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इनका सबका शेप जो है लगभग पिरामिडल होता है। ये होते सब पिरामिडल शेप के ही है, इनके अंदर मिक्सिंग भले ही ना हो लेकिन इनका शेप जो होगा सबका कैसा होगा, पिरामिडल होगा। तो मैंने आपको बताया कि मिक्सिंग किस प्रकार से इनके में होती है, इनके अंदर मिक्सिंग कैसी है, किस में मिक्सिंग होगी, किस में नहीं होगी, और क्या रीजन है मिक्सिंग का, ठीक है। तो ये चर्चा हुई मिक्सिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्राइडों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी इनके जो रासायनिक गुण है, उन रासायनिक गुणों की हम चर्चा करेंगे वन बाय वन, ठीक है। इनके रासायनिक, ये तो थोड़ा सा शेप के बारे में बताया है, तो मैंने शेप के बारे में जब बात की तो अमोनिया का शेप या फिर अमोनिया के नीचे जितने भी एलिमेंट है, यानी जितने भी हाइड्राइड हैं नाइट्रोजन फैमिली के, उन सबका जो शेप होगा वो जनरली क्या पाया जाता है, सबकी आकृति कैसी होती है, पिरामिडल। इन सबकी जो आकृति है वो पिरामिडल है। और पिरामिडल शेप किस प्रकार से होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये है परफेक्ट टेट्राहेड्रल, ये जो कार्बन है यानी CH4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो ये है परफेक्ट टेट्राहेड्रल। परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यानी चतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय आकृति है,
ये कार्बन का केस है और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है ना ये वाला, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। सही है। लेकिन अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया वाले केस में 3 ही बॉन्ड पाए जाते हैं और 3 बॉन्ड होंगे तो यहां होगा, यहां होगा और यहां होगा, ये 3 ही बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो यहां जो है वो लोन पेयर है। मैं आपसे कह रहा था कि कार्बन वाले केस में, इस वाले केस में जो है वो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इस वाले केस की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना है 160 डिग्री 5 मिनट, 107.5 है, 107.5 डिग्री है। तो इसका मतलब इसमें sp3 संकरण, इसमें भी sp3 संकरण, दोनों में जब sp3 संकरण है तो इसका बॉन्ड एंगल क्यों कम और इसका बॉन्ड एंगल क्यों ज्यादा? तो इसका रीजन क्या है आपको बताता हूं। देखिए कार्बन वाले केस में यहां बॉन्ड था, लेकिन नाइट्रोजन वाले केस में यहां बॉन्ड नहीं है, यहां क्या है लोन पेयर, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। आप कहेंगे सर कैसे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ये कैसे हो गया, ये हमें समझाइए। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि लोन पेयर से होता क्या है। देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में अंतर क्या है, पहले आप ये जान लें कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते क्या है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। यानी बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए जैसे ए है और बी है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा, पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, ये बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में अंतर क्या है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में अंतर क्या है? तो मैं खास बात बताऊं आपको, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना वो कम जगह में रहते हैं, दबे हुए रहते हैं, लेकिन जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो फैले फूले रहते हैं, फैल फूल के अकेले अलग अलग ऐसे रहेंगे, मतलब ज्यादा जगह घेरते हैं। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा जगह घेरते हैं और जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम जगह में ही एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसे होगा? जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर बॉन्ड पेयर ये है, इसमें बॉन्ड पेयर ये है और इसमें बॉन्ड पेयर ये है। सही है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये कम जगह में एडजस्ट हो जाते हैं। अब कम जगह में एडजस्ट होने का मतलब क्या है? देखिए होता क्या है, जैसे एक एटम ये और एक एटम ये और इनके बीच में ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पर, बीच वाले इलेक्ट्रॉन पर इसके नाभिक का, यानी मेरे इस हाथ के जो नाभिक होगा इसके नाभिक का और इसके नाभिक का दोनों का अट्रैक्शन होगा, और जब दोनों का अट्रैक्शन होगा तो दोनों इसको खींचेंगे, दोनों क्या करेंगे, दोनों अपनी तरफ को खींचेंगे। तो जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो खींचेगा, अरे जब ये नाभिक, इसका नाभिक और इसका नाभिक दोनों इसको खींचेंगे पकड़ के, तो अब अगर किसी भी चीज को अगर आप पकड़ के खींचोगे तो वो क्या होगा, पतला ही तो होगा, यानी कम जगह हो जाएगी ना, कम जगह घेरेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन वो कम जगह में ही एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि दो न्यूक्लियस पकड़ के उसको खींचते हैं। अगर मैं आपको पकड़ के कोई खींचे, इधर से भी खींचे उधर से भी खींचे, जब दोनों तरफ से खींचा खाची होगी तो उस केस में वो क्या होगा, लंबा यानी पतला सा हो जाएगा। लेकिन यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के कॉन्ट्रैक्ट में है, तो अगर किसी को दो लोग पकड़ के खींचे और किसी को एक पकड़ के खींचे, बताइए किसको ज्यादा खींचेंगे और कौन ज्यादा पतला होगा? तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कम जगह में एडजस्ट हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ज्यादा जगह घेरेगा, ज्यादा जगह, ये ज्यादा जगह घेरेगा। जब ज्यादा जगह घेरेगा, कार्बन वाले केस में क्या था, कार्बन वाले केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और यहाँ पर क्या है, बॉन्ड है। इस वाले केस में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले केस में क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कम जगह घेरेगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा जगह घेर रहा है। जब ज्यादा जगह घेरेंगे, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, और यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, और इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन 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 की कहानी है। सही है। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस का चार्ज। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है इन वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, धक्का, बोले इधर को हट, इधर को, पीछे को हट। क्यों? क्योंकि ये इसको धक्का देगा। मान लीजिए मेरे सिर पे यहाँ पर जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन है, और मेरा हाथ ऐसे होना चाहिए, मेरे हाथ के अंदर क्या है, इन हाथों में इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन, ये मेरे सिर पे इलेक्ट्रॉन और यहां मेरे हाथों में इलेक्ट्रॉन। तो हाथों में जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों पे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, रिपल्सन। तो जो हाथ ऐसे होना चाहिए वो ऐसे ना होके ऐसे हो जाएगा।
जो हाथ ऐसे होना चाहिए वो ऐसे ना हो के ऐसे होगा, और जब ऐसे होगा तो बॉन्ड एंगल देखिए ऊपर से नीचे आने पे घट रहा है ना, ये ऊपर से मेरा नीचे आ रहा हाथ, तो ये बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो यही एंगल जो है होना कितना चाहिए था 109, लेकिन जब ऊपर से धक्का लगेगा यहां पर, तो धक्का लगने की वजह से ये बॉन्ड एंगल जो है वो कितना हो जाता है 107, ठीक है। लेकिन कार्बन वाले केस में जो ये बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कार्बन वाले केस में 109, क्यों? क्योंकि यहां पे बॉन्ड है और यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो गया, घट गया, ठीक। अब आप कहेंगे कि इस वाले केस में तो सर समझ में आ गया, अब यहां जो बॉन्ड एंगल है वो कम क्यों हो रहा है, यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो कम क्यों हो रहा है? तो मैं आपको समझाता हूं कि नाइट्रोजन फैमिली में अगर ऊपर से टॉप टू बॉटम आए तो कहानी क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो वो कहानी देखिए मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल क्लियर कट, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है, ये नहीं कि फर्जी हवाई बातें की और खत्म कर दिया लेक्चर, ठीक है। मैं आपको नाइट्रोजन का पहले केस समझाता हूं कि नाइट्रोजन वाले केस में प्रॉब्लम क्या है और हाइट उससे नीचे वाले में केस में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देखिए इसमें है बॉन्ड एंगल 107.5, इसमें और इसका संकरण क्या था, इसका संकरण है sp3, और sp3 संकरण है और इसकी ज्योमेट्री है जो वो है कैसी ज्योमेट्री है, पिरामिडल, ठीक है। पिरामिडल पिरामिड शेप का होता है, इसकी आकृति जो है वो कैसा पिरामिड है, और इसकी ज्योमेट्री कैसी टेट्राहेड्रल। अच्छा ज्योमेट्री जो होगी इसकी टेट्राहेड्रल होगी, शेप कैसा है पिरामिडल है, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, क्योंकि देखने में तो CH4 की तरह ही है ना, ये देखने में CH4 की तरह ही है, लेकिन इसकी शेप जो है वो कैसा है पिरामिडल, और ज्योमेट्री कैसी है, यानी ज्यामिति कैसी है, वो ज्यामिति कैसी है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल यानी TD, ठीक है। ज्योमेट्री में और शेप में अंतर क्या है मैं बताता हूं। देखिए ज्योमेट्री में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और शेप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। अगर आपसे कोई कहे ना ज्योमेट्री शेप में अंतर क्या है, तो ज्योमेट्री और शेप में अंतर यह है कि ज्योमेट्री में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, यानी आप उसमें काउंट करेंगे, और शेप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे। आप कहो क्यों, तो क्यों का आंसर यह है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो हवा है, वेव है, यानी मैं इसको बोलता हूं भूत। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भूत है, और भूत दिखाई देते नहीं। जब भूत दिखाई नहीं देते हैं, मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे सिर पे कुछ है, यहां पर जो है ना मेरे सिर पे कुछ लगा हुआ, मान लो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो है यहां पे इलेक्ट्रॉन है, और मैं कहूं इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है, तो अगर मेरा शेप आपको बनाना हो तो आप जब मेरा शेप बनाओगे तो क्या यहां जो चीज दिख नहीं रही है उसको बना पाओगे क्या? अरे यहां पर कोई चीज है बट वो आपको दिखती नहीं है, मान लीजिए, तो उस केस में मेरा जब शेप बनाने का टाइम आएगा तो उस केस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आप काउंट नहीं करोगे ना। तो ऐसे ही जब अमोनिया के शेप की बात करते हैं तो उस केस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, लेकिन जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, क्योंकि जो ज्योमेट्री है उसमें तो दिखाना पड़ेगा यहाँ पर चीजें हैं। ज्योमेट्री एक तरीके से हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये जो है रियल स्ट्रक्चर जो होता है वो शेप जो है शेप की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और शेप तीनों में अंतर ये है, स्ट्रक्चर सबसे रफ डायग्राम होता है, ज्योमेट्री थोड़ा सा उससे एडवांस, और शेप जो है वो परफेक्ट डायग्राम है किसी मॉलिक्यूल का। किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और शेप क्या है, स्ट्रक्चर सबसे रफ डायग्राम, ज्योमेट्री उससे थोड़ा सही, और शेप सबसे सही, ठीक है। तो यहां अगर मैं नाइट्रोजन वाले केस में बात करूं तो नाइट्रोजन वाले केस में जो है अगर हम बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं कि टॉप टू बॉटम कैसे डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें तो इस वाले केस में नाइट्रोजन है, फास्फोरस वाले केस में अगर हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, ठीक है। अच्छा इसमें जो लोन पेयर है वो किस में है, sp3 में है, लेकिन यहाँ जो लोन पेयर है वो किस में होगा, 2s में होगा। ये अंतर है दोनों में, इस लोन पेयर में इस लोन पेयर में अंतर है, ठीक, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है pH3 में। यहाँ इस वाले केस में हम बात करें नाइट्रोजन वाले केस में और फास्फोरस वाले केस में, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना फास्फोरस से ज्यादा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फास्फोरस से ज्यादा है, और जब फास्फोरस से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन की, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन से जब ज्यादा है तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो किसकी तरफ को शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन की तरफ। जब नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा तो ये नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो नाइट्रोजन के पास में है, तो पास होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ऊपर से रिपल्सन लग रहा है उसकी वजह से बॉन्ड एंगल घट रहा है, लेकिन नीचे वाले जो रिपल्सन होगा इसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे 107 है।
लेकिन यहां जब हम बात करें तो फास्फोरस और हाइड्रोजन वाले केस में नाइट्रोजन की अपेक्षा फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इस बार कुछ उससे दूर हो जाएगा, यानी यहां पास नहीं होगा, इस बार जो इलेक्ट्रॉन है दूर होगा। जब दूर होगा तो इनके बीच की जो दूरी है इस बार दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब दूरी बढ़ जाएगी तो इतना इनके बीच में रिपल्सन नहीं होगा, जब रिपल्सन नहीं होगा तो ये बढ़ेगा नहीं, इसलिए ऊपर वाले से बॉन्ड एंगल नीचे वाले का कम होता है। और जब और नीचे आप आएंगे आर्सेनिक का केस, तो आर्सेनिक वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्या हो जाएगी, और कम और कम, और ऊपर से बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और दूर पहुंच जाएगा। और जब और दूर पहुंच जाएगा तो उस केस में जो होगा इनके बीच में रिपल्सन और कम, तो जब रिपल्सन और कम तो बॉन्ड एंगल और कम, तो ऊपर से नीचे आने पे बॉन्ड एंगल जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता रहता है, ऊपर से नीचे आने पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे ऊपर 107, उससे नीचे अगर आप आएंगे तो कितना हो जाएगा 93, ऊपर उससे नीचे आएंगे तो 93, और उसके बाद और आएंगे तो 92, 91, 90, यानी सबसे कम जो है, सबसे कम एंगल जो है वो किसका है, इसमें है 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री का एंगल है इसमें, परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पे बॉन्ड बन जाएंगे, 2p ऑर्बिटल होंगे, यहाँ और फिर यहाँ 3 होंगे, तीनों के तीनों 90 डिग्री एंगल पे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी बॉन्ड एंगल की, संकरण की मैंने बात की, बॉन्ड एंगल की बात कर ली। अब जो है हम इसका आगे का जो टॉपिक है वो टॉपिक डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या कहानी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है समझ में आता होगा ये जो मैंने समझाया, ये सारी बातें। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब जो है हाइड्राइडों का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि इनकी किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें मैं पहले जो बताऊंगा आपको, पहला फर्स्ट जो होगा हमारा कौन सा होगा, बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि इनकी क्षारीय जो प्रॉपर्टी है, क्षारीय गुण, वो क्षारीय गुण किस प्रकार से चेंज होता है, क्षारीय गुण की हम बात करेंगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ यानी क्षारीय पावर गुण जो होगा। दूसरा जो है हम इसमें बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड जो है इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मीनिंग ये है कि अपचायक गुण, जो अपचायक गुण होते हैं, अपचायक गुण किस प्रकार से इनका चेंज होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। उसके बाद जो है बेसिक कैरेक्टर हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ हो गए, बीपी हो गया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी का मीनिंग है कि तापीय प्रभाव क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से क्या होगा, तापीय प्रभाव, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी, इतनी प्रॉपर्टी देखना है। उसके बाद इसमें है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब है विलेयता। विलेयता इनकी किस प्रकार से चेंज होती है, क्षारीय मतलब जो हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स में बेसिक स्ट्रेंथ, बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। उसके बाद रिड्यूसिंग कैरेक्टर यानी अपचायक गुण किस प्रकार से चेंज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी यानी तापीय प्रभाव क्या है इन पर, और उसके बाद जो है सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता, किस प्रकार से किस, अगर इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए यानी घोला जाए तो किस प्रकार से बिहेवियर शो करेंगे। तो ये इनकी हम बात करेंगे एक एक करके, 1 बाय 1 प्रॉपर्टी में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इनमें किस प्रकार से चेंज होता है। तो पहला जो हमारा है इसमें क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि बेसिक स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है, यानी क्षारीय गुण कैसा है। तो देखिए किसी भी कंपाउंड का अगर क्षारीय गुण की हम बात करें तो क्षारीय गुण का मीनिंग क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा लुईस बेस और लुईस एसिड। तो लुईस क्षार या फिर लुईस अम्ल किसको कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस यानी लुईस क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल यानी लुईस एसिड। तो यहां बात करना है बेसिक स्ट्रेंथ की। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो हाइड्राइड है, यानी जो कंपाउंड, जो एलिमेंट हाइड्राइड बना रहे हैं, तो वो हाइड्राइड जो है उनका बेसिक नेचर क्या है, यानी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी जो है उसका चेंज होने का ट्रेंड क्या है, किस प्रकार से वो ट्रेंड करते हैं, किस प्रकार से वो चेंज होते हैं, हमें ये बात करनी। देखिए तुलना कब होती है, तुलना जब होती है जब एक से ज्यादा कोई चीज हो।
अगर मान लीजिए मैं अकेला हूं तो मेरे अकेले की तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे साथ में कोई और आ जाए ना, तो उस केस में आप तुलना करेंगे कि ये ऐसे हैं और वो वैसे हैं। ठीक है, तुलना की मतलब यही होता है, एक से ज्यादा जब चीजें आ जाए तो उस केस में हम तुलना कर सकते हैं, एक अकेले के केस में तुलना नहीं हो सकती। ठीक, तो यहां बेसिक स्ट्रेंथ की तुलना करनी है। और बेसिक स्ट्रेंथ तुलना करने का मीनिंग क्या है? तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि अगर हाइड्राइड्स जो है, अमोनिया यानी NH3 है, PS3 है, ASH3 है, SbH3 है, तो इनमें से कौन अच्छा बेस है और कौन बेकार बेस है, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर देगा और कौन इलेक्ट्रॉन देर में डोनेट करेगा, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आइए कैसे देखें। तो क्षारीय गुण में अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ में, तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, पहले तो आप ये जानें कि बेसिक स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है, यानी बेस कहते किसको है। तो आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन हो या फॉस्फीन हो PS3 यानी ASH3 या फिर SbH3 या BiH3, इन सबके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आप सबको पता है कि इन सबके सेंट्रल एटम पे जो है, सेंट्रल परमाणु जो है, इन सबके सेंट्रल एटम पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकते हैं आसानी से, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इनकी टेंडेंसी होगी, यानी ये सब बेस की तरह काम करेंगे। लेकिन बेस की तरह काम करेंगे, हमें ये बात करनी कि इनमें से कौन अच्छा बेस है और कौन उससे बेकार है। कौन अच्छा और कौन बेकार का मतलब है कि हम प्रॉपर्टी पढ़ क्यों रहे हैं, तो हम प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे रियल लाइफ में इनका यूज हो पाए। अगर किसी कंपाउंड की स्टडी हम कर रहे हैं तो उनका रियल लाइफ में यूज क्या है, हमें इसके बारे में तो पता होना चाहिए, ऐसे थोड़ा बिना मतलब में पढ़े जा रहे हैं। तो हम बेसिक नेचर के बारे में जब बात करें तो बेसिक नेचर का मतलब है कि कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा। जो आसानी से डोनेट कर देगा वो अच्छा बेस कहलाएगा, और जो आसानी से डोनेट नहीं करेगा वो बेकार बेस कहलाएगा। तो अब ये हमें पता कैसे चलेगा कौन अच्छा कौन बेकार? तो देखिए, अगर यहां पर आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे अगर इसका आंसर देंगे तो आप गलती कर बैठेंगे, यानी पाप कर देंगे, पाप। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले केस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और जब सबसे ज्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा होल्ड करके रखेगा, टाइटली होल्ड करके। उस केस में इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा नहीं, तो आप कहेंगे कि सबसे अच्छा बेस जो होगा ये होगा, सबसे अच्छा बेस ये होगा। किस बेस पे? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसका आंसर दें तो सबसे अच्छा बेस इसको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, और जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। जब डोनेट नहीं करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, तो ये आसानी से डोनेट करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा आंसर लगाते हैं इस केस में, ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो अब क्या होगा, आंसर क्या दिया जाए? तो इसका आंसर है कि इनका बेसिक स्ट्रेंथ का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये है, सबसे अच्छा बेस ये, उससे बेकार, उससे बेकार, उससे बेकार, उससे बेकार। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अमोनिया क्यों अच्छा बेस है? तो अमोनिया अच्छा बेस इसलिए है, इसका रीजन बताएंगे हम। ठीक, क्यों? क्योंकि हमें पता है। ठीक है, तो आइए क्या रीजन है, इसका रीजन देखते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि NH3 हो या PS3 हो या AH3, जितने भी हाइड्राइड है इन सब में सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब सेंट्रल एटम है। आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, तो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल जब होगा तो स्मॉल साइज पे 2 इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल साइज पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लोन पेयर। स्मॉल साइज एलिमेंट पर सेंट्रल एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है नाइट्रोजन वाले केस में, यहां स्मॉल साइज होने की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन फॉस्फीन का केस जो होगा, यहां पर साइज क्या है? बड़ा, और साइज जब बड़ा होगा तो यहां पर ऑर्बिटलों का साइज भी ज्यादा, तो यहां इलेक्ट्रॉन ऐसा प्रेजेंट होगा। आर्सेनिक का साइज और ज्यादा, जब और ज्यादा साइज होगा तो उस केस में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा यहां पर, तो मान लीजिए इसकी डेंसिटी और कम, और इससे जब नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम है तो किसी को देंगे कहां से? यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां ज्यादा जगह में, यानी ज्यादा जगह में कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब इलेक्ट्रॉन वहां पर मौजूद ही नहीं है तो उस केस में आप दोगे कहां से?
सिंपल सी बात है ना। जैसे अगर मान लीजिए इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना हो या फिर इससे किसी को अटैक करना हो तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पाए नहीं जाएंगे, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये देने के लिए बचे कहाँ, इनके पास तो अपने आप भी पहले से ही कम है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल साइज पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेगा। अरे खुद सोचो, कोई क्लास छोटी सी है उसमें अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो क्लास छोटी होने की वजह से 10 बच्चे भी ज्यादा दिखेंगे ना, लेकिन वही 10 बच्चों को हम अगर बड़ी क्लास में बैठा दें तो उस क्लास में 10 बच्चे कहां नजर आएंगे। समझ में आ गया डेंसिटी का मीनिंग क्या है। यहां पर स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होने की वजह से स्मॉल साइज पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा लगेगा, लेकिन यहां पर बड़ा साइज, बहुत बड़ा, जब बहुत बड़ा साइज है उस केस में इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा आपको। जब इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो किसी को देने के लिए होगा ही नहीं। जब देने के लिए नहीं होगा तो इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम। तो नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो बेसिक नेचर हमने डिस्कस कर लिया। इसमें कौन सा फैक्टर काम करता है, साइज का फैक्टर। साइज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो डोनर एबिलिटी ज्यादा, और डोनर एबिलिटी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गई बात इनकी। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है तापीय प्रभाव, और तापीय प्रभाव का मतलब है कि अगर टेम्परेचर इनको दिया जाए, यानी इनको अगर गर्म किया जाए तो गर्म करने पर इनका बॉन्ड, किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, यानी NH3 में, PH3 में, ASH3 में, SbH3 में, BiH3 में अगर इन मॉलिक्यूलों को मैं गर्म करूं तो गर्म करने पर इनमें से किसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा ये डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, यानी किसका बॉन्ड वीक है, किसका बॉन्ड स्ट्रांग है, इस बात पे डिपेंड करेगा। और ये बात किस पे डिपेंड करता है, ये बात किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड के जब बना तो बॉन्ड कैसे बना और किन ऑर्बिटलों से मिलके बना। ठीक है, तो इसमें भी हम कहीं ना कहीं साइज की बात करेंगे, क्योंकि साइज अगर आपको एक्सप्लेन पता है तो साइज से हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन वाले केस में देखूं तो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल, और उस वाले केस में यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, ये ओवरलैपिंग है। ठीक है, अगर इधर हम बात करें फॉस्फीन की, यहां अगर हम बात करें फॉस्फीन की तो फॉस्फीन का साइज है बड़ा, फॉस्फीन का साइज बड़ा, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा मान लीजिए, फिर उससे बड़ा आर्सेनिक का साइज और यहां हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो अगर हम यहां देखें तो यहां जो बॉन्ड की डिस्टेंस है, बॉन्ड की लेंथ जो होगी वो बॉन्ड की लेंथ क्या है, कम। नाइट्रोजन वाले केस में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन वाले केस में देखिए, अगर ये नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन तो ये बॉन्ड की डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कम, और बॉन्ड जितना स्मॉल होता है वो उतना ज्यादा क्या होता है, बॉन्ड की लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जितना बॉन्ड छोटा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो नाइट्रोजन वाले केस में बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, यानी बॉन्ड की लंबाई कम है, और बॉन्ड की लंबाई कम तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन से आप ऊपर नीचे आओगे फॉस्फोरस पे, फॉस्फोरस का साइज हो गया लार्ज, न्यूक्लियस यहाँ और हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ, यानी इस बार बॉन्ड की लेंथ क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, तो इससे नीचे और आएंगे तो और बढ़ जाएगी, इससे नीचे और आएंगे तो और बढ़ जाएगी। जब और बढ़ जाएगी तो बॉन्ड की लंबाई ऊपर से नीचे आने पे लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, और बॉन्ड की लंबाई जब बढ़ेगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, यानी बॉन्ड क्या होगा, कमजोर। और जब बॉन्ड कमजोर होगा तो कमजोर बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर हमें क्या देना होगा, कम। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड की हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऊपर है, यानी नाइट्रोजन वाले केस में जो NH बॉन्ड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर नीचे हम BiH बॉन्ड की बात करें तो BiH बॉन्ड क्या है, वीक है। जब वीक है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन NH बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तब भी क्या होगा, यही ट्रेंड होगा, इधर से इधर जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है, यानी ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे नीचे वाले मॉलिक्यूल से। ये हो गई थर्मल स्टेबिलिटी की बात। लेकिन अगला जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, अगला टॉपिक वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट आप सब जानते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ये होता है जिस टेम्परेचर पे बीपी जो हो, यानी वाष्प दाब जो हो वो वायुमंडल दाब के, यानी जो ये वाष्प दाब जो बनता है, ये वाष्प जो बनेगी, वाष्प दाब जो हो वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर पे वो चीज जो है बॉयल करना स्टार्ट कर देती है।
जिस टेम्परेचर पे वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए यानी इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बीपी, और उस टेम्परेचर पे वो चीज बॉयल करना स्टार्ट कर देती है। तो अगर हम बीपी की बात करें तो यहां पर जो बीपी है ना, बड़ा उल्टा सीधा है। पहले तो अमोनिया का बीपी बहुत ज्यादा हाई होगा, जो अमोनिया है अमोनिया का बीपी सबसे ज्यादा होगा, और अमोनिया का बीपी ज्यादा होगा, और उसके बाद जैसे ही फॉस्फीन पे आएंगे तो फॉस्फीन का बीपी जो हो जाता है कम हो जाता है। और देखिए पहले अमोनिया सबसे ज्यादा, अमोनिया का सबसे ज्यादा, लेकिन अमोनिया के बाद अगर आप मुझसे पूछोगे ना सर फॉस्फीन का कितना होगा, फॉस्फीन का बिल्कुल कम। मैं इसको ग्राफ से समझाता हूं आपको, ठीक, मैं ग्राफ बना के समझा रहा हूं कि बीपी जो है इनका किस प्रकार से चेंज होता है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजिंग है या मेल्टिंग पॉइंट में, तो वो हम ग्राफ से समझते हैं कि ग्राफ में इनका ट्रेंड कैसा है। ग्राफ में ट्रेंड का मीनिंग है कि ग्राफ से समझते हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए मैं इधर ले लेता हूं बीपी बॉइलिंग पॉइंट, और इधर ले लेते हैं मॉलिक्यूल जो है वो, या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनका बीपी का जो ट्रेंड है यानी बॉइलिंग पॉइंट जो घटने या बढ़ने का ट्रेंड है वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अमोनिया का मैंने ग्राफ बना रखा है, इधर जो है मैंने टेम्परेचर लिया है केल्विन में यानी बॉइलिंग पॉइंट है, इधर जो है मॉलिक्यूलर मास है 17 यानी 17 है अमोनिया का, 34 फॉस्फीन का, 78 ले लिया है, फिर उसके बाद जो है 125 है। यानी इस तरीके इस साइड जो है मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, इधर जो है बीपी बढ़ रहा है यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ जो अमोनिया है अमोनिया का 238 है, यानी एकदम बहुत तेजी से अमोनिया का बढ़ रहा है। और उसके बाद जैसे ही अमोनिया से हम नीचे आते हैं 34 पे, यानी अमोनिया से नीचे आ रहा है यानी फॉस्फीन पे, तो इसका जो है फॉस्फीन का जो है 185.5 है, और फिर 185.5 से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आर्सेनिक वाले केस में जो है 210 है, और एंटीमनी वाले केस में जो है 254 केल्विन है। तो ये जो ट्रेंड है बीपी का वो एकदम बहुत ज्यादा है, अमोनिया के केस में बहुत ज्यादा, उसके बाद घटा और फिर एकदम बढ़ा। तो ये ग्राफ ऐसा क्यों है, तो अमोनिया का क्यों ज्यादा है और उसके बाद अमोनिया के बाद जो है एकदम घटा और फिर ये क्यों बढ़ रहा है, तो इसके दो रीजन है। इसके जो है दो रीजन है कि अमोनिया वाले केस में क्यों ज्यादा और अमोनिया के नीचे फिर घटा और फिर उसके बाद अमोनिया के बाद क्यों बढ़ रहा है, इसके दो रीजन है। मैं दोनों रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अमोनिया वाले केस में क्या होता है, अमोनिया वाले केस में अमोनिया के अंदर पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो अमोनिया वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बीपी जो है बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फॉस्फीन या फिर इन वाले केसों में जो है इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। अच्छा अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने का रीजन क्या है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए पाई जाती है क्योंकि अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है ना वो नाइट्रोजन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा जो और एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, और इतनी ज्यादा नहीं होने की वजह से इनके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। लेकिन फिर इनका जो है बीपी बढ़ क्यों रहा है, तो इनका बीपी बढ़ने का रीजन है मॉलिक्यूलर मास। इनका बीपी जो बढ़ रहा है वो मॉलिक्यूलर मास की वजह से बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो हाई होगा, और मॉलिक्यूलर वेट हाई होने की वजह से इनके बीच में लगने वाला वंडरवॉल फोर्स जो होता है, जो वंडरवॉल्स फोर्स यानी वंडरवॉल्स बल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और बढ़ने की वजह से इनका बीपी हाई होगा। तो पहले सबसे ज्यादा अमोनिया का, अमोनिया के बाद नीचे एकदम घटेगा और फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ग्राफ हमें एक्सप्लेन कर रहा है, इस ग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि ये बढ़ने का घटने का जो रीजन है, पहला रीजन क्या, अमोनिया का ज्यादा क्यों है, क्योंकि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। उसके बाद इन एलिमेंटों में क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद इनका बीपी क्यों बढ़ा, तो इनका बीपी इसलिए बढ़ा क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बीपी की बात। अब जो है एक प्रॉपर्टी रह गई, वो कौन सी, वो जो है, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट का भी यही ट्रेंड रहता है जो ट्रेंड बीपी का है, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो गुण जो है वो कौन सा गुण है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो ये जो प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर जो है काफी लेंथी हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस तरीके से चेंज होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, हम ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो